गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर और आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, मोलिकुलरिटी, ऑर्डर और इसके बेसिस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स पॉसिबल थे हम लोगों ने देखा था। ओके, आज हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ और इसको हम लोग पढ़ेंगे दो टर्म्स में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे और यही से हमारा न्यूमेरिकल्स भी आता है कंपटीशन में। ओके बच्चे, तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हमने एक रिएक्शन मान रखा है ए और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक रिएक्टेंट ए है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। माना कि जब टाइम हमारा कितना था, जीरो था, तो रिएक्शन शुरू तो नहीं हुआ, टाइम जीरो था, रिएक्शन रुका हुआ है। तो उस समय ए का जो रिएक्टेंट ए का जो कंसंट्रेशन है वो ए नोट है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना, जीरो, मतलब प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम जीरो है, रिएक्शन रुका हुआ है। जैसे टाइम प्रोसीड हुआ, रिएक्शन प्रोसीड हुआ, टाइम कंज्यूम हुआ और टी पे पहुंचा, मतलब कुछ समय आफ्टर सम टाइम ए का रिएक्टेंट ए का जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे जीरो ऑर्डर के लिए एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंशियल फॉर्म में। पहले इसको लिखते हैं। तो डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट के केस में क्या लिखोगे, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ AT डिवाइडेड बाई DT, ठीक है, इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ AT। क्लियर हो रहा है? अब AT क्यों लिखा, क्योंकि बच्चे जब टाइम आप जीरो लोगे, जब टाइम क्या लोगे, जीरो, तो उस समय तो रिएक्शन शुरू नहीं हुआ ना, टाइम जीरो ले रहे हो तो रिएक्शन तो अभी रुका हुआ है। उस समय आप क्या रेट निकालोगे, है ना। और जब टाइम, उसमें तो हम रेट निकाल ही नहीं सकते, जब टाइम टी हो गया तो रिएक्शन शुरू हो चुका है और उस समय हम रेट निकालेंगे। तो इसीलिए हम लोग कंसंट्रेशन क्या लेंगे, AT लेंगे। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन आता है कि ए नोट क्यों नहीं लिया, समझ में आ गई बात। और ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पर पावर क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। और किसी भी नंबर का पावर जीरो आ जाए तो ये क्या होता है, 1 आता है। क्लियर हो रहा है? चलो, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ AT डिवाइडेड बाई DT इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, के लिख सकते हैं। क्लियर है ना? चलो अब क्या करते हैं, डी कंसंट्रेशन ऑफ AT इक्वल टू माइनस के DT लिखो। बच्चे वाली कहानी है बच्चों, देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ नहीं है। अब क्या करते हैं, यहाँ से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AT में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? और ये हो जाएगा माइनस के, तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, DT का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, C, और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाएंगे C। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, समझ में आ गई बात। यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया, बहुत ईजी है, बच्चे वाली कहानी है। अब चलते हैं, देखो अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं व्हेन टेम्परेचर इक्वल टू जीरो, व्हेन टेम्परेचर इक्वल टू जीरो, जब टेम्परेचर क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया, ठीक है। सॉरी, टेम्परेचर नहीं बच्चों, टाइम, सॉरी, व्हेन टाइम इक्वल टू जीरो, जस्ट मोमेंट प्यारे बच्चों, एक सेकेंड, टेम्परेचर नहीं है ये टाइम है। व्हेन टाइम इक्वल टू जीरो, हमने टाइम क्या मान लिया, जीरो मान लिया। जब टाइम को ही तुमने जीरो मान लिया तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये भी टोटल टर्म हो जाएगा जीरो। क्लियर है ना? अच्छा, जब टाइम तुमने जीरो मान रखा है, जब टाइम तुमने जीरो लिया हुआ तो ए का कंसंट्रेशन कितना है, ए नोट है। तो मतलब ये जो AT है, जब ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए नोट हो जाएगा। तो यहाँ से C बराबर क्या आया, ए नोट आया, C इक्वल टू क्या आ गया, C इक्वल टू ए नोट। हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लिया ए के टर्म में, तो कितना आया, C इक्वल टू ए नोट आ गया। और इसी वैल्यू को अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो बताओ क्या होगा, AT इक्वल टू माइनस KT प्लस C की जगह पर रख दो ए नोट। क्लियर है ना बच्चों? यहाँ से आ जाएगा KT इक्वल टू ए नोट माइनस AT। क्लियर है? अच्छा, यहाँ से K इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नोट माइनस AT बाई T। कोई दिक्कत है क्या, बोलो? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन गया हमारे पास, ये हमारा रेट कांस्टेंट, ये क्या मेरा K क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो हमने रेट कांस्टेंट का वैल्यू K निकाल लिया, ए नोट माइनस AT बाई T। ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, AT क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम T। आपको पता ही होगा ये सब बातें, ठीक है। तो चलो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आएगा। तो आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में K निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चे, ए नोट माइनस AT बाई T। अब चलो हम लोग चलते हैं T हाफ की बात करते हैं। T हाफ मतलब एट टाइम कब हो गया, ये T हाफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर AT का जो वैल्यू होगा, वो क्या होगा प्यारे बच्चों, ए नोट बाई 2 हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा ना
टी हाफ को कैसे डिफाइन करते हो? द टेम्परेचर एट विच द इनिशियल कंसंट्रेशन और टोटल कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ, उसी को टी हाफ कहते हैं ना। तो ये जो टोटल कंसंट्रेशन था वो क्या हो गया, जो AT होगा, मतलब ये जो AT होगा वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, A0/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये टी हाफ पे आ जाएगा ना, ये तो इसमें कितना हो जाएगा, A0/2 हो जाएगा ये भी। अब मुझे बताओ, आप जानते हो कि K इक्वल टू क्या होता है, A0 माइनस AT/T होता है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, A0 माइनस AT का वैल्यू क्या निकाला, A0/2 डिवाइडेड बाई T। अब ये T नहीं रहा, क्या हो गया, T हाफ हो गया ना, अब ये T हाफ हो गया। तो यहाँ से प्यारे बच्चों जब हम कैलकुलेट करेंगे T निकालेंगे, मतलब T हाफ निकालेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा A0/2K। ठीक है प्यारे बच्चों, A0/2K। तो ये T हाफ का वैल्यू है, ये फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना प्यारे बच्चों। यहाँ से A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन है टाइम T इक्वल टू 0, पता ही होगा आपको। तो T हाफ का फॉर्मूला क्या बन गया, A0/2K, A0/2K। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से हमने दो चीज़ देख लिया, यहाँ से एक तो T हाफ देख लिया और दूसरा हमने क्या देख लिया, K क्या क्या निकाला था, A0 माइनस AT/T। ये दोनों फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए याद होना चाहिए आपको। ओके चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब आ जाओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी हमने एक रिएक्शन मान रखा है जिसमें रिएक्टेंट A किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहा है। तो टाइम T इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, A0, वही वाली बात है, ये तो 0 ही होगा। और जैसे टाइम हमारा क्या हो गया, आगे कंज्यूम हुआ और रिएक्शन प्रोसीड हुआ, तो वो कितना हो गया, AT हो गया। वही बच्चे वाली कहानी है, क्लियर है ना। तो अगर मैं यहाँ पे रेट लिखूँ, क्या निकालूँ, रेट ऑफ रिएक्शन निकालूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। क्या लिखेंगे डिफरेंशियल फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे माइनस D, अब किस AT ही लेंगे ना बच्चे, बाई DT, सॉरी DT, क्या लेंगे यहाँ पर, DT लेंगे, पता है आपको, DT इक्वल टू क्या लिखेंगे, K कंसंट्रेशन ऑफ AT और ये पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पर 1 रखेंगे, ध्यान देना। ओके बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस लिख सकते हैं, माइनस को उधर लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को उधर लेके चले जाते हैं, स्टेप हमारा बच जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा D कंसंट्रेशन ऑफ AT डिवाइडेड बाई AT, कौन सा AT, ये वाले AT को इधर लेके आ गया, ठीक है, और ये DT को इधर लेके भेज दिया, तो भेज दो इधर, क्या लिख सकते हो तुम, K DT, और यहाँ माइनस लगा दो, लेफ्ट साइड का माइनस राइट साइड में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। अब इसको क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेट कर लेंगे, एकदम बच्चे वाली कहानी है। अब जो इसको इंटीग्रेट करेंगे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। चलो वेरी गुड बच्चे, समझो इसको, बहुत ईजी है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से A0 और ये AT के बीच में इंटीग्रेशन होगा इसका, ठीक है, और ये होगा T इक्वल टू 0 और T इक्वल टू T। आपको पता नहीं यहाँ पे लोअर लिमिट लेते हैं, यहाँ पर हायर लिमिट लेते हैं, ये तो बच्चे वाली कहानी आप कर सकते हो आराम से। जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे, मैं इसको इंटीग्रेट नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, आपको बच्चे वाली कहानी, ये मैथमेटिकल टर्म है, आप इसको इंटीग्रेट कर लेना। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा तुम्हारा ln कहते हैं नेचुरल लॉग को, AT इक्वल टू ln A0 माइनस KT आएगा, ठीक है बच्चे, इसको इंटीग्रेट करके देख लेना। ओके अब आ गया, अब ln को हम लोग, ये तो नेचुरल लॉग है, इसको लॉग के लॉग बेस टू द पावर 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो ln बराबर क्या होता है पता है ना आपको, ln इक्वल टू होता है 2.303 लॉग टू द बेस 10, ये होता है। ओके तो चलो ln के जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या रखेंगे 2.303 लॉग टू द बेस 10, और ये क्या हो गया AT क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम T, वेरी गुड, याद रखना ये सब बात। ln के जगह पर 2.303 लॉग टू द बेस 10, मैं बाद में 10 लिखना छोड़ दूंगा, ओके याद रखना, माइनस KT, क्लियर हो रहा है। अब इसको क्या करते हैं, 2.303 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये तो ये टर्म कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ log AT, क्लियर हो रहा है ना, log AT इक्वल टू log A0 माइनस KT, डिवाइड कर रहे हो तो इसको डिवाइड करो 2.303, क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। यहाँ से अगर मैं ग्राफ देखूँ, अगर मैं क्या देखने जा रहा हूँ, ग्राफ देख रहा हूँ किसके बीच में, log AT के बीच में, log AT, और यहाँ ले लेता हूँ टाइम के बीच में, किसके बीच में, टाइम के बीच में। तो बताओ क्या होगा यहाँ पर, यहाँ तो T है ना, T है,
तो अब ये जो होगा आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो क्या, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। हम यहाँ पर इंटू टी लिख सकते हैं ना। तो इसको बना लो, ये मान लो y, इसको मान लेते हैं y, कलर चेंज कर रहा हूँ ध्यान से देखना, कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। इसको मान लो y, ठीक है, इसको मान लेते हैं m, और इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं c, है ना। तो किसका ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू mx प्लस c, एम राइट। तो y पे ले लिया हमने log 80 को, देखो ठीक है, और टाइम को किस में ले लिया, x एक्सिस पर ले लिया ना। तो m जो होगा वो बोलो माइनस में है, यहाँ पे क्या है देखो माइनस में है ना, तो ग्राफ तो हमारा इस तरह से जाएगा, क्लियर हो रहा है। और यहाँ जो थीटा होगा इसी को हम लोग कहते हैं टेन थीटा, यहाँ से ये थीटा होगा ना प्यारे बच्चों, यहाँ से निकाल लो आप टेन थीटा, क्या निकाल लोगे, टेन थीटा निकाल लेंगे। इसी को m कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्लोप कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो स्लोप का वैल्यू क्या आएगा, देखो तो सही, हाँ समझ में आ गया आपको, क्या आएगा, -k/2.303, क्लियर हो रहा है, ये आ गया यहाँ का स्लोप आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी ग्राफ आ सकता है आपको, तो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, वेरी गुड प्यारे बच्चों। चलो अब यहाँ से देखो, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ से आपको k का वैल्यू आ जाएगा, 2.303/t log a0/at, क्लियर है। ये जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास के क्या है, रेट कांस्टेंट, ओके। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जबरदस्त न्यूमेरिकल्स आता है प्यारे बच्चों, एकदम याद रखो। अब याद करने वाली बात क्या है कि जो ए नोट है ना, वो क्या है, कंसंट्रेशन एट टी इक्वल टू 0, और ए टी क्या है, कंसंट्रेशन एट टी इक्वल टू टी, आपको वो दिया हुआ रहेगा। जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो बचा, ये ना, ये जो आता है ना, ये रिमेनिंग आता है, कितना बचा वो वाला यहाँ लिखते हैं हम लोग, यही टर्म समझना जरूरी है, ओके। आगे बढ़े, तो ये k का वैल्यू आपको हमेशा याद होना चाहिए कि रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर के केस में, वो हमेशा आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग t हाफ निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, टी हाफ निकाल, आपको पता होगा टी हाफ में क्या लेते हैं, जब टी बराबर कितना हो जाए टी हाफ, तो ए टी का वैल्यू क्या होगा, a0/2, ये तो अभी देखा था बच्चे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, है ना। तो चलो यहाँ से अब मुझे बताओ कि टी बराबर क्या लिख सकते हो, चलो के ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2.303/k, बच्चे के को इधर ले गया, टी को इधर ले गया, देखो है ना, कुछ नहीं है, के को इधर लेके आ जाएंगे, टी को यहाँ, तो बस बच्चे वाली कहानी है, इसमें थोड़ी कोई दिक्कत है, ठीक है, ये तो इंटरचेंज किया हुआ। अब आ जाओ, ये क्या लिखेंगे हम लोग, जस्ट मोमेंट मेरे बच्चों, लॉग क्या लिखते हो आप, a0/at लिखते हैं, यही लिखते हैं ना, वेरी गुड। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से लिख लेंगे इक्वल टू 2.303/k, और यहाँ लिखेंगे लॉग a0/, और at का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ देखो क्या रखोगे, a0/2, 2 ऊपर चला जाएगा, a0 कैंसिल हो जाएगा, log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3, log 2 का वैल्यू 0.3, आपको रट्टा नहीं मारना, दिया हुआ रहता है न्यूमेरिकल्स में, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 0 लिख सकते हो, देखो 2.303/k इंटू log 3, अब यहाँ तो log 2 ही बचेगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0.3। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों, t इक्वल टू, टी कौन सा t है, एक सेकंड, टी क्या है हमारा, टी हाफ है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी हाफ लिखेंगे, ये मत समझना टी, ये क्या हमारा टी हाफ है, ओके, ये हमारा टी हाफ है। तो क्या हो जाएगा ये 0.693/k, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये याद रखना आप कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ ये लिखते हैं, और के क्या लिखते हैं, लिख ही लेते हैं एक बार, 2.303, जस्ट अ मोमेंट, 2.303/t log a0/at, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमेशा याद रखना, रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, टी हाफ कैसे निकालते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चले आगे, ओके बच्चे, अब आ जाओ, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स हमने लिया हुआ है, हमने पहले से लिख रखा है टाइम बचाने के लिए। अब देखो हमें तो सिर्फ समझना है ना बच्चे, रिवीजन करना है, जस्ट मोमेंट, यहाँ पर एक चीज़ डिलीट है, उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, एक सेकेंड, यहाँ पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है, रेट कांस्टेंट दिया, हाँ देखो क्या कहता है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कितना ऑर्डर है वो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है,
कहता है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू 20 ग्राम रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स कितना है, 20 ग्राम है, और वो उसको रेड्यूस करना है 5 ग्राम में। मतलब ये हो गया हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब ये हो गया मेरा ए नोट और ये हो गया मेरा ए टी। वेरी गुड, समझ में आ रहा है। आफ्टर टाइम टी कितना बचा, 5 ग्राम बचा है, 20 ग्राम शुरू में था, अब 5 ग्राम तक लाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो क्लियर हो रहा है ना, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। तो चलो आपको पता है ना फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, के इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2, हमको टाइम पूछ रहा है ना तो टी लिख लेते हैं सीधा सा। क्या लिख लेते हैं बच्चे, टी लिख लेते हैं। जस्ट अ मोमेंट, क्या लिख लेते हैं हम लोग, टी लिख लेते हैं। टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2.303 बाई के लॉग ए नोट बाई ए टी। ए नोट का वैल्यू कितना दिया हुआ था, टी इक्वल टू क्या लिखोगे, 2.303 बाई के, और ये क्या हो गया लॉग, और ए नोट का वैल्यू कितना दिया हुआ था 20 ग्राम, शुरू में तो वही था ना शुरू वाला ए नोट। अच्छा 80 मतलब कितना बचा, मतलब 5, और ये बताओ कट जाएगा। लॉग 4 को क्या लिख सकते हो, लॉग 4 को हम लिख सकते हैं 2 लॉग 2 लिख सकते हैं, है ना, लॉग 2 लॉग 2 लिख सकते हैं। कैसे, अरे बच्चे 2 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, बच्चे वाली कहानी है ये सब। अच्छा अब जो यहाँ पर टी इक्वल टू क्या निकलेगा तुम्हारा 2.303 बाई के, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा इंटू 2 हो जाएगा ना। लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3 होता है, पता ही होगा आपको लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3। अच्छा यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ था, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ। एक सेकेंड और देखो, यहाँ पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ। रेट कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, है ना, रेट कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, जस्ट अ मोमेंट प्यारे बच्चों, जस्ट अ मोमेंट, एक सेकेंड। चलो देखो रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे मैं पुट करूँ वैल्यू, देखो रेट कांस्टेंट टी इक्वल टू क्या लिखेंगे 2.303 बाय रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है ना कि वेरी गुड। क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो इसको ऊपर लेके चले जाओ, इसको ऊपर लेके चले जाओ, सीधा आपको अच्छा रहेगा सॉल्व करने में। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इंटू 10⁻⁻2 था तो 100 लिख सकते हैं क्या, अब बच्चे लिख सकते हैं ना, ऊपर गया तो 100 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 0.3। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा उसके बाद log 2 का वैल्यू हमने 0.3 लिया हुआ ना, किसका वैल्यू दिया हुआ लॉग, ये तो हमारा किसका वैल्यू, उसी का वैल्यू है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जब इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो टी आ जाएगा तुम्हारा 138.6 सेकेंड, यही आंसर आएगा। एकदम बच्चे वाली कहानी थी, समझ में आ रही है, समझ में। यहाँ पर हमने क्या किया, ये इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ था, फाइनल कंसंट्रेशन दिया हुआ था, ये तो पहचानना है आपको। रेट कांस्टेंट दिया हुआ था, टाइम पूछ रहा था, बस निकाल लिया एकदम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगा करके। ओके कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कोई भी रिएक्टेंट आपको दिया हुआ, मान लो वो रिएक्टेंट शुरू में कितना होगा 100% होगा, शुरू में कितना होगा 100%। 100 से अगर वो 50 पे आ रहा है, कितना पे आ रहा है 50 पे आ रहा है, 100 से कितने पे आ रहा है 50 पे, मतलब वो कितना 50% कंज्यूम हो गया। तो उसके लिए टी कितना लेंगे, टी हाफ लेंगे। अगर वो 100 से किस पे आ रहा है 25 पे आ रहा है, तो कितना परसेंट कंज्यूम हो गया, ये आप समझ लेना 75% कंज्यूम हो गया। तो उसके लिए क्या लिखेंगे टी 75, और उसके लिए टाइम कितना हो जाएगा, इसके लिए लिखेंगे टी 75% कंज्यूम हो गया तो 2t हाफ। उसके बाद अगर वो कितने पे आ रहा है 12.5 पे आके बच रहा है, मतलब ये 80 का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है AT का वैल्यू, और ये 100 किसका था A नोट है, तो AT कितना है, इतना है, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए क्या लिखोगे तुम, इसके लिए लिखेंगे T 87.5% कंज्यूम हो गया। इतना कंज्यूम होने के लिए कितना समय लगेगा, तो 3t हाफ, समझ में आ रहा है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कभी कभी कोई रिएक्टेंट्स 90% कंज्यूम हो गया तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा, तो 10/3/t हाफ। टी हाफ का वैल्यू आपको गिवन होगा, टी हाफ का वैल्यू आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, उसको 10/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो टी 90% कंज्यूम निकल जाएगा आपका। एकदम बच्चे वाली कहानी है। तो 90% के लिए कितना रखोगे 10/3 टी हाफ। 99% कंज्यूम हो रहा है तो कितना समय लगेगा, तो टाइम निकालना है कितने के लिए 99% कंज्यूम हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना। तो जितना टी हाफ आपको दिया हुआ उसको 20/3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। और तीसरा एक ये भी याद रखना, यहाँ से ये ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन आता है और ये नीट में बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर 99.9% कंज्यूम हो गया,
तो कितना समय लगेगा, जो टी हाफ आपको दिया हुआ रहेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो 99.9% कंज्यूम होने के लिए उतना समय लगेगा। एकदम क्लियर है। चलो अब आ जाओ कॉलिजन थ्योरी। ये कोई इसको हम लोग रिवाइज करेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स का एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। ओके, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे हम लोग, और वहाँ पर ये क्वेश्चन हम जरूर आपको बताएंगे, आप टेंशन मत लेना। ओके चलो अब आ जाओ कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी कहता है कि ओनली इफेक्टिव कॉलिजन, कौन सा कॉलिजन, इफेक्टिव कॉलिजन गिव्स प्रोडक्ट, है ना। तो अब इफेक्टिव कॉलिजन की कंडीशन क्या है उसको देख लेते हैं कि जो इफेक्टिव कॉलिजन है उसकी कंडीशन क्या है। यहाँ पे इफेक्टिव कॉलिजन की कंडीशन देख लेते हैं। तो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है ना बच्चे, उसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, पहला कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन है कि वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करे, प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करे। आप इसका थ्योरी ऑलरेडी अपने नोट्स में पढ़ चुके होंगे और रेगुलर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ ही रखा है। ओके अब आ जाओ, अब ये ऐसा देखा गया कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना, तभी प्रोडक्ट बनाएगा, कोई भी रिएक्शन तभी प्रोडक्ट बनाएगा जब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मतलब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो गया कि कॉलिजन पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकंड में कितना कॉलिजन हो रहा है, 1 सेकंड में जितना कॉलिजन होगा ना वही कॉलिजन क्या देगा, आपको प्रोडक्ट देगा। लेकिन वो सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं करता है, वो इस पे भी डिपेंड करता है। मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन, कौन सा फ्रैक्शन, कॉलिजन तो बहुत हो रहा है, उसमें से कितना कॉलिजन है जिसका प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड हो रहा है। मतलब कुछ मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो एकदम प्रॉपरली कोलाइड करेगा, वही प्रोडक्ट देगा। कोलाइड तो बहुत सारे मॉलिक्यूल कर रहे हैं लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं देगा, क्योंकि उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है बच्चे। जिसका प्रॉपर ओरिएंटेशन है ना वही क्या देगा, तुम्हें प्रोडक्ट देगा। तो वो कितना फ्रैक्शन में है उसी को हमने क्या ले लिया, पी। इस पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। कितना फ्रैक्शन मॉलिक्यूल है जिसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है उसको हमने एफ से डिनोट किया। क्लियर हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, उसको हमने एफ से डिनोट किया। क्लियर हो रहा है कि अब सारे मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, मोशन में है, तो इसका मतलब सब में काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन जितना होना चाहिए ना काइनेटिक एनर्जी वो कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल में, वही हमारा प्रोडक्ट बनाएगा। बस इतना समझना। ओके, तो जो हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ZPF। ठीक है, एफ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। और इसका काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, F इक्वल टू E⁻⁻⁸ यहाँ से हमारा IIT में क्वेश्चन भी आया हुआ है, हम लोग इस क्वेश्चन को जरूर मेंशन करेंगे। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन कहता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। इसी के बारे में उसने आर्हेनियस ने इक्वेशन दिया। ठीक है, उसने इक्वेशन दिया था K इक्वल टू A × E⁻⁻ देख रहे हो, देख रहे हो। अब ये आपको समझने में यहाँ मैं लिखा हुआ नहीं हूँ। देखो E क्या है, आपको पता है ये एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैल्यू कितना लोगे, 8.314 लोगे जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, अच्छा T क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर है, किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। बस यही समझना था। A क्या है हमारा, आर्हेनियस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये एक्सपोनेंट है, ये उसी के पहले है ना, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं इसको, आर्हेनियस कांस्टेंट भी कहते हैं। K क्या है तुम्हारा, रेट कांस्टेंट, ये तो पता ही होगा। अब आ जाओ यहाँ से, अगर तुमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, देखो यहाँ देख रहे हो रेड कलर से, टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो ये डिनोमिनेटर में है, टेम्परेचर किस में है, डिनोमिनेटर में, तो EA/RT का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया है तो ये तो डिनोमिनेटर में है ना टेम्परेचर, तो EA/RT का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। जितना बढ़ेगा उतना डिक्रीज करेगा। अब ये डिक्रीज में जा रहा है लेकिन यहाँ पीछे लगा हुआ माइनस, समझ में आ रहा है। तो माइनस लगने की वजह से अब माइनस EA/RT का वैल्यू बढ़ जाएगा। ये तो माइनस में ऑलरेडी जा रहा है माइनस में, और तुमने पीछे से माइनस लगा दिया तो माइनस माइनस प्लस, मतलब EA/RT का वैल्यू डिक्रीज किया लेकिन माइनस EA/RT का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब माइनस EA/RT का वैल्यू इंक्रीज कर गया तो K का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। K का वैल्यू इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, ध्यान से देखना इसको। तो यही था हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन, ये हमेशा याद रखना, K इक्वल टू A × E⁻⁻⁸ ओके प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे। अब आ जाओ थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी में हमने यहाँ पे ये हमारा Y एक्सिस है और ये हमारा Z एक्सिस है, दिख रहा होगा आपको, सॉरी X एक्सिस है, ये हमारा क्या है, कोई भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो Y एक्सिस पे हमने ले लिया पोटेंशियल एनर्जी और X एक्सिस पे ले लिया हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्या ले लिया, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लिया। अब मान लो यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट्स है, यहाँ पर क्या हमारा रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स को हमने कुछ क्या किया, ये अपना एक्टिवेशन एनर्जी दिया, ये हमने एनर्जी दिया, ये देख रहे हो, ये
ठीक है, ये वाला देख रहे हो, वेरी गुड बच्चे। तो हमने उसको कुछ एनर्जी दिया, फिर ये अपना ट्रांजिशन स्टेट में आया। ये जो स्टेट आता है इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ओके, तो ट्रांजिशन स्टेट में आया और फिर क्या बना लिया, वो हमारा प्रोडक्ट बन गया। ये जो हमने उसको एक्सटर्नली प्रोवाइड किया, बाहर से दिया, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल एनर्जी। इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, देखो ये एनर्जी है इसके पास, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो 0 0 है ना, तो यहाँ तक उसके पास एनर्जी है। इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। ओके, और जब इसको एनर्जी दिया तो ये आया ट्रांजिशन स्टेट में आया और फिर क्या बना लिया, यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट बना लिया। क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया हमारा एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, यही क्या हो गया हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ से ये जो टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टोटल एनर्जी है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ईटी कहते हैं। अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या निकाल सकते हो, ये टोटल एनर्जी में से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को अगर माइनस कर दूँ, इधर 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 देखो, इधर टोटल एनर्जी में से ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को माइनस कर दूँ तो एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा। मतलब ईटी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कर दो। एम आई राइट, वेरी गुड बच्चे। तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकता है मैथमेटिकली, है ना। अब आ जाओ, ये जो रिएक्टेंट, ये जो एनर्जी है, ये यहाँ से, ये तो एनर्जी का है ना, इसके ऊपर जो जाएंगे तो एनर्जी मिलेगा हमको। तो ये जो एनर्जी है ये क्या है, प्रोडक्ट का एनर्जी है ना। अब एक बात देखो यहाँ से बच्चे, यहाँ से कि जो ये तो हमारा किसका था, ये तो प्रोडक्ट का एनर्जी है और ये किसका है, रिएक्टेंट का एनर्जी है। तो अगर मैं इस दोनों में से माइनस कर दूँ तो ये जो डेल्टा एच निकलेगा यही होगा डेल्टा एच रिएक्शन, मतलब डेल्टा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। थर्मोडायनामिक्स से ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। ओके, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। ओके, अब देखो रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है, कारण मैं चेंज करके बता रहा हूँ तुमको। देखो रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा इतना है और प्रोडक्ट का एनर्जी इतना ही है ना। तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम है और रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है। सॉरी टी लिख दिया मैंने, सॉरी, जस्ट अ मोमेंट प्यारे बच्चों। यहाँ से क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, क्या होगा, रिएक्टेंट। ओके, अब आ जाओ, प्रोडक्ट का एनर्जी कम है और ये तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, निगेटिव वैल्यू आएगा। क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा ना बच्चे। ओके, निगेटिव किसके लिए आता है, एक्सोथर्मिक के लिए। निगेटिव किसके लिए आता है, डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पता होगा ना ये सब बातें आपको। तो यहाँ पर देखो, अगर रिएक्टेंट हमारा ज़्यादा एनर्जी लेवल पे है और प्रोडक्ट हमारा कम एनर्जी लेवल पे है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आपसे पूछे इंडोथर्मिक का केस बनाओ तो इंडोथर्मिक के रिएक्शन में रिएक्टेंट यहाँ रखेंगे, रिएक्टेंट को यहाँ नज़दीक कर दो और प्रोडक्ट को यहाँ पे रख दो, है ना बच्चे। समझ में आ रही बात, आ रही समझ में। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, और ये हो गया प्रोडक्ट। अब बोलो प्रोडक्ट का एनर्जी बढ़ गया और रिएक्टेंट का एनर्जी कम ही है, तो यहाँ पर डेल्टा एच जो होगा वो क्या होगा, एच पी माइनस एच आर, और ये क्या होगा तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, ये क्या आएगा पॉजिटिव, और ये क्या होगा हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। बिल्कुल करेक्ट, सही है। और ये जो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ये यही हो जाएगा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है ना बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ आर्हेनियस इक्वेशन की बात करते हैं। ओके, आर्हेनियस इक्वेशन जो इक्वेशन दिया था वो तो हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, के इक्वल टू क्या होता है, ए टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। क्लियर हो रहा है। अगर मुझे के और टी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, देखो टी और के, अभी तो पढ़ा था टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो ऐसे ही आता है ना। लेकिन यहाँ पर ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ग्राफ हमारा इस तरह से जाएगा। इस तरह से मत कर देना, ये सही है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ग्राफ जाएगा। क्लियर है बच्चे, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। समझ में आया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही ग्राफ बनेगा, लेकिन ये थोड़ा सा कर्व होकर जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो ये मेरा के और टी के ग्राफ है, आरएनएस इक्वेशन से आपको पता चल गया। अब चलो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पर भी एल एन ले लेते हैं और इधर भी LHS और RHS दोनों साइड क्या ले लेते हैं, एल लगा लेते। तो इधर भी एल लगा दिया, नेचुरल लॉग, एल मतलब नेचुरल लॉग, पता है ना आपको, एल लगा दिया। तो एल के इक्वल टू एल ये हो गया। अब बताओ यहाँ से हम एल ए निकाल सकते हैं, तो एल ए निकाल लिया। यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस लिखते हैं। क्लियर, ओके। और ये बन गया एल एन ई टू दी पावर इतना। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाओ यहाँ से एल एन के इक्वल टू क्या हो गया, एल एन ए, और ये जो पावर में है ना बच्चे, ये लेफ्ट साइड आ जाता है, आपको पता होगा इधर आ जाता है, तो हमने इधर ले लिया। ये माइनस में है तो इधर आ गया माइनस ए बाय एल एन ई, और एल एन ई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। एल एन ई का वैल्यू 1 होता है। तो हमारा इक्वेशन बन गया एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ए बाई आर टी। कोई दिक्कत नहीं है। इसी को मैंने थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दिया, एल एन के इक्वल टू लिख दिया है। ये जो माइनस ई ए बाई आर टी है, कलर चेंज करके बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना। ये जो माइनस ई ए बाई आर टी, इसको शुरू में लिख लिया,
ठीक है। और 1/t है ना, तो 1/t इधर लिख दिया, और ये ln था प्लस में तो इसको इधर लिख दिया। अब बताओ, इसको हमने ले लिया y एक्सिस पर, ये हो गया हमारा m, ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा c, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, अब हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया ln k, देख लो y एक्सिस पर क्या ले लिया ln k, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। और यहाँ पे क्या ले लिया हमने 1/t, देख रहे हो y पे क्या ले लिया हमने 1/t ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, 1/t ले लिया, यहाँ पर ln k ले लिया। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बच्चे क्या बनेगा, y = mx + c के फॉर्म में बनेगा। लेकिन ये क्या होगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ, तो जो ग्राफ होगा वो नीचे आएगा नीचे, एम आई राइट, वेरी गुड, कितना बार तो देख चुके हैं बच्चे। अब आ जाओ, ये जो थीटा होगा ना, यही थीटा तुमको क्या देगा, tan थीटा देगा, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, स्लोप। tan थीटा को ही हम लोग क्या कहते हैं, m को क्या कहते हैं, स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू कितना आया, देखो तो -EA/r, गेटिंग माय पॉइंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ आता है यहाँ से। तो स्लोप का वैल्यू कितना आएगा, -EA/r आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ln के जगह पर प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या ले लिया, नेचुरल लॉग ले लिया। आपको पता है ln के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ln = क्या होता है, ln = होता है 2.303 log to the base 10, पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए। ln = क्या होता है, 2.303 log 10। तो ln को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, लॉग में, क्योंकि लॉग का ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो ln को हम लोग लॉग में कन्वर्ट कर लिया, लिख दिया 2.303 के, क्लियर हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लिया, ln के जगह पर क्या ले लिया बताओ, 2.303 log a लिख लिया, है ना। और यहाँ पर क्या हो गया, -EA/RT, यहाँ तो ln है नहीं तो इसे लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत, ये समझ में आ रही बात, बिल्कुल। लारे बच्चे कुछ नहीं किया, सिर्फ ln के जगह पर इतना लगा दिया, लगा दो, तुम भी लगा सकते हो आराम से। तो यहाँ पे बन गया 2, अब क्या करेंगे, इसको 2.303 से डिवाइड कर देंगे, तो 2.3 ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा log के, यहाँ पे log है। अब यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो ये तो आएगा ना 2.303 आएगा। अब बताओ, यहाँ पर अगर मैं आपको स्लोप निकाल के बताऊँ तो ये जो हो जाएगा 1/t, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, वही बिल्कुल है, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा x, ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/3mi, क्या हो जाएगा हमारा m, और ये क्या हो जाएगा c, है ना, और ये हो जाएगा y, बिल्कुल। तो m जो हमारा स्लोप है वो क्या हो गया, अब आ जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, EA/2.303r, ये हमारा हो जाएगा स्लोप, निकाल सकते हो, बिल्कुल बच्चे, कुछ नहीं, यहीं पे तो था, यहाँ पे 2.303 लगा देंगे जब लॉग ले लेंगे, ln की जगह पर क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे, क्लियर। और ये जो कट होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जो, इसको ln a कहेंगे, है ना बच्चे, ये होगा इंटरसेप्ट, क्या होगा, इंटरसेप्ट c, इसी को तुम लोग c कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। तो इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या निकाले हो तुम लोग, ln a निकाले हो, तो वही वैल्यू पुट किया, देखो c यही है ना, c, क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ूँ, चलो अब आ जाओ, यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। अब जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, कि ये दो टेम्परेचर पे बात करता है, कि जब टेम्परेचर होता है तो रेट कांस्टेंट चेंज हो जाता है। तो हमने मान लिया है कि जब एट टेम्परेचर T था, जब टेम्परेचर कितना था, T1 था, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, K1। और जब टेम्परेचर T2 था तो वहाँ पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट जबरदस्त इक्वेशन आता है, log K2/K1 = -3.EA/2.303r इंटू 1/T2 - 1/T1, याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा प्यारे बच्चों। ये इक्वेशन बहुत बार आता है और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी आता है प्यारे बच्चों, ओके। तो ये ज़बरदस्त है, बहुत इक्वेशन मैंने यहाँ पे ड्राइव नहीं किया क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, इसको डेरिवेशन कोई पूछता नहीं, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट बता दिया, ओके बच्चों। ये इक्वेशन हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, log K2/K1 = -EA/2.303r 1/T2 - 1/T1, ठीक है बच्चों। चलो अब यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा है 2013 का, मेंस 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, कब, व्हेन टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है प्यारे बच्चों, चेंजेज फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन। मतलब जब टेम्परेचर को क्या कर दिया गया, जब टेम्परेचर को क्या कर दिया गया 300 केल्विन से 310 में कन्वर्ट कर दिया गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो कहता है एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करो, आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो आपको पता है यहाँ पर इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग, चलो पहले शुरू से देखते हैं इसको।
अब मुझे बताओ यहाँ से क्या कहता है कि मान लो कोई रिएक्शन R1 है और ये इसको कैसे लिखोगे, K1 इंटू रिएक्टेंट R और टू दी पावर N। बच्चे यही तो लिखते हो, रेट इक्वल टू क्या लिखते हो, K, लॉ ऑफ मास सेक्शन बताया था ना मैंने आपको, यहाँ पर क्या लिखते हैं R और यहाँ पे क्या लिखते हैं N, R मतलब रिएक्टेंट के लिए, है ना, और ये ऑर्डर देता था। तो अगर मेरा R1 है तो ये K1 मान लेंगे इसको, क्लियर है ना, तो ये K1 हो गया। अच्छा अब बताओ, ये कहता है कि ये मेरा क्या हो गया, डबल हो गया, तो मतलब क्या हो गया 2R1 हो गया, है ना, 2R1 हो गया, तो इसको हमने मान लिया K2 और ये क्या हो गया कंसंट्रेशन ऑफ R टू दी पावर N। क्लियर है, क्लियर है। अब आ जाओ, अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ K2/K1 यहीं से निकाल लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 2/1 = 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। चलो अब आ जाओ, हमने आपको बताया कि जब दो टेम्परेचर आपको गिवन हो तो वहाँ पर कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, log K2/K1 = माइनस EA/2.303 R इंटू 1/T2 माइनस 1/T1। याद है ना आपको, याद है ना। चलो तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, log K2/K1 का वैल्यू आपने कितना निकाला था 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस EA/2.303 इंटू R का वैल्यू कितना लेंगे 8.314 लेंगे, क्लियर है, इंटू यहाँ पे क्या लेंगे 1/, अब ये जो टेम्परेचर छोटा वाला लेंगे यहाँ पर 300 केल्विन माइनस 1/310 केल्विन। क्लियर हो रहा है। जब इसको आप सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इधर लाओगे ये माइनस ई प्लस आ जाएगा, तो ई ए में कितना आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये आ जाएगा तुम्हारा 53.6 किलो जूल पर मोल। क्लियर हो रहा है, इसको सॉल्व कर लेना। तो समझ में आ रही है मेरी बात। यहाँ से इस इक्वेशन से जब आपको दो टेम्परेचर दे, जनरली आपको एक्टिवेशन एनर्जी पूछता है, जनरली आपको क्या पूछेगा, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ही पूछेगा ये इक्वेशन। ओके, तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हैं। क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, फिर हम लोग अब जो वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और जो हमारा प्रीवियस ईयर में कंपटीशन में पूछा हुआ है, नीट और जी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, वीडियोस मतलब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे उस नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक प्यारे बच्चों आप इसको रिवाइज करना, और अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको तो आप क्लास आवर में जरूर पूछना, हम वहाँ पर आपको सॉल्व करेंगे। ओके ओके बच्चे, टेक केयर।